हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, पिछली कई वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, जैसे कि आप हमारे चैनल एमपी टीच में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो इसके लिए कुछ हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डाल रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एज सून एज या फिर नो सूनर देन, मतलब कि एज सून एज और नो सूनर देन का प्रयोग हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज सून एज यानी होता है जैसे ही, और नो सूनर देन मतलब कि ये दो वर्ड हैं, एक ये है नो सूनर और एक है देन। ये दो अलग अलग वर्ड हैं तथा इनका अलग अलग प्रयोग किया जाना है। और यहाँ पे लिख रहा है जैसे ही तब। नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही तब। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारा ब्लूप्रिंट चेंज हो चुका है, और अब की बार ऑब्जेक्टिव में जो कि 30 नंबर में पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में और तथा मैथ में 30 नंबर के पूछे जाएंगे। अब ये तो देखते हैं हम यहाँ पे कुछ मैंने नियम लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यदि कर्ता एक वचन हो, यदि एक वचन हो तथा वर्ब में एस या यस लगेगा और यहाँ पे डच का प्रयोग किया जाएगा। यदि कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस या यस नहीं लगेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। यदि फिर कर्ता कोई भी हो, जैसे कि आई, सी, बी, दे, तो मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार हम एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल, मतलब कि मैं आपको हर एक शब्द का मीनिंग यहाँ पे बताऊंगा, और बहुत ही सिंपल आसानी से आप यहाँ पे मतलब देसी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको समझने आसानी से आ जाएगा। एकदम मस्त समझाऊंगा, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है एज सून एज के स्थान पे नो सूनर देन का प्रयोग, मतलब कि ये पॉइंट लिखिए, एज सून एज के स्थान पे नो सूनर देन का प्रयोग। यदि आपको पेपर में एज सून एज वाला वाक्य आता है, तो यदि उसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। यदि उसमें आपको डायरेक्शन नहीं दी होती कि एज सून एज के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बिना संकोच किए नो सूनर देन का प्रयोग करना है वहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यदि वाक्य में एज सून एज लिखा है, तो एज सून एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करते हैं। नो सूनर के बाद वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखते हैं। मतलब कि यदि वाक्य में एज सून एज तो दिया ही रहेगा, उस पर इसके स्थान पे किसका प्रयोग करना है, नो सूनर का प्रयोग करते हैं। तो नो सूनर के बाद वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखते हैं, यानी उसको इंटेरोगेटिव में बदलना पड़ेगा। उसके बाद तथा वाक्य की समाप्ति के पश्चात देन लगाकर शेष वाक्य लिख दिया जाता है, यानी कि कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे इसमें दो वाक्य देते हैं, एक कॉमा से पहले वाला वाक्य और एक कॉमा के बाद वाला वाक्य, तो इसमें कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। आप नियम को देख लें, पढ़ लें, और अब इसको समझ लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि एग्जाम्पल से आसानी से समझने आ जाएगा। एक एक नियम फॉलो कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सही भी नहीं लिख रहा, मतलब कि ये गलत है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा। मतलब इस टाइप के लिए आपके आएंगे भी नहीं, ऐसे भाग नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। इसमें डायरेक्ट दिया होगा सिंपल, एज सून एज ही सी द पुलिस ही रन अवे, यहाँ पे कॉमा है, ही रन अवे, तो यहाँ पे करना है नो सूनर देन का प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले एज सून एज के स्थान पे नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया यहाँ से। तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है, नो सूनर, तो यहाँ पे मैंने नो सूनर लिख लिया। आंसर में ये आंसर हो गया, यहाँ पे लिख लिया नो सूनर। उसके बाद ही सो द पुलिस, इसी किस में करना है, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक में करना है। तो यहाँ पे जब भी किसी भाग को प्रश्नवाचक में करते हैं, तो उस मतलब वो या तो WH से वर्ड से शुरू होगा, या फिर उसमें हेल्पिंग वर्ड जैसे कि डू, डिड, डन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सो लिख रहा है, ही सो द पुलिस, क्या लिख रहा है यहाँ पे, ही सो द। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पहचानेंगे कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे सो, यानी कि सी का दूसरा रूप है यहाँ पे सो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ड डिड का प्रयोग करेंगे, इसलिए डिड आगे आ जाएगी, और ही के रहेगा, और सो इसका ये जब भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म से बदल के फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है सी। उसके बाद है द पुलिस, तो द पुलिस कर देंगे, और फिर कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करेंगे,
तो ये देन रहा है, कॉमा हट गया और इसके बाद शेष भाग लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे ही रन अवे, तो यहाँ पे मैंने शेष भाग लिख दिया। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। लिख रहा है कि एज सून एज द प्रिंसिपल कम्स कॉमा द स्टूडेंट स्टूड अप। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है, यहाँ पे एज सून एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे नो सूनर का प्रयोग कर दिया। इसके बाद है द प्रिंसिपल कम्स। अब ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो आपको पता नहीं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं, तो इससे पहले हम टेंस पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तो क्योंकि मैंने इसे कैसे पहचाना, क्योंकि वर्ब में एस या यस लग रहा है, इसलिए द प्रिंसिपल एक वचन, इसलिए यहाँ पे डच का प्रयोग करेंगे। डच द प्रिंसिपल कम, मतलब कम से नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। जब भी डू और डच का प्रयोग करते हैं तो उसमें से एस या यस हटा देते हैं। और इसके बाद लग रहा है कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग कर दिया और शेष भाग लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं द स्टूडेंट स्टूड अप। आइए देखते हैं कुछ और यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी शुरू किया है हमने। और यहाँ पे लिख रहा है नो सूनर देन के स्थान पे एज सून एज का प्रयोग। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नो सूनर के स्थान पे एज सून का प्रयोग करना है, मतलब कि अब इसका जस्ट उल्टा करना है। तो देखते हैं उल्टा किस प्रकार होगा। यहाँ पे लिख रहा है यदि वाक्य में नो सूनर देन लिखा है, यदि वाक्य में आपको नो सूनर देन लिखा है तो आप बिना संकोच किए वहाँ पे एज सून एज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नो सूनर के स्थान पे एज सून एज का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को साधन वाक्य के रूप में लिखते हैं। वहाँ पे अपन नो सूनर मतलब एज सून एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग कर रहे थे, तो वाक्य को इंटेरोगेटिव में कर रहे थे। अब यहाँ पे नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो वाक्य को साधन वाक्य में करेंगे के रूप में लिखते हैं। तो देन के स्थान पे कॉमा, वहाँ पे अपन कॉमा के स्थान पे देन लिख रहे थे, अब यहाँ पे देन के स्थान पे कॉमा लगाना तथा शेष वाक्य लिख देना है। देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे लिख रहा है नो सूनर डज द सन राइज देन द डार्कनेस डिसएपियर। यहाँ पे लिख रहा है डिसएपियर। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पे नो सूनर देन लिखा है, तो नो सूनर के स्थान पे एज सून एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है नो सूनर, तो इसके स्थान पे क्या कर रहे हैं, एज सून एज लिख दिया। उसके बाद वाक्य को साधन वाक्य के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे साधन वाक्य के रूप में लिखना है, क्योंकि देन के स्थान पे तो कॉमा का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा, डज द सन राइज, इसे सिंपल में चेंज करना है, तो मैं करूँगा यहाँ पे द सन राइजेस, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसलिए यहाँ पे क्रिया में एस या यस लग जाएगा और देन के स्थान पे कॉमा लगा दूंगा तथा उसके बाद मैं शेष भाग यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे शेष भाग लिख दिया। और भी यहाँ पे कुछ प्रयोग दिए गए हैं, जैसे कि अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग। अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग भी हम यहाँ पे करते हैं। इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो देखते हैं इसके रूल्स। यदि वाक्य में अनलेस लिखा है तो अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग करते हैं। यदि आपको आ गया कि अनलेस मतलब अनलेस वाला वाक्य आ गया, तो आप बिना संकोच किए वहाँ पे इफ का प्रयोग करना है। तो किस प्रकार करेंगे, मतलब अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग करते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब के पश्चात मतलब उसके बाद नोट लगाते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं एवं शेष वाक्य लिख दिया जाता है। आप रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। और यहाँ पे जब भी कोई रूल्स पढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल से ही हमें समझने आता है कि ये किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एक रूल्स फॉलो करके हम ये आंसर बनाएंगे। तो यहाँ पे लग रहा है अनलेस ही रन्स फास्ट कॉमा सी विल नॉट विन द रेस। तो देखते हैं अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग। तो मैंने ये अनलेस लिख रहा है, इसके स्थान पे इफ का प्रयोग कर दिया। उसके बाद लिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पे लिख रहा है सी रन्स फास्ट। अब ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे डज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसलिए यहाँ पे डू और डज प्रयुक्त की जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे डज आएगी, क्योंकि सी एक वचन है, इसलिए यहाँ पे सी डज नॉट रन फास्ट और इसके बाद शेष वाक्य लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगा के शेष वाक्य लिख दिया, जैसे कि सी विल नॉट विन द रेस। यहाँ पे लिख दिया सी विल नॉट विन द रेस, दूसरे वाक्य के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसी प्रकार और भी दिए हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे अनलेस यू प्ले वेल कॉमा यू विल नॉट विन द मैच। तो यहाँ पे अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग कर दिया मैंने।
और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यू, मतलब यहाँ पे लिख रहा है यू प्ले बेल, यू प्ले बेल। तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसलिए यहाँ पे डू और डज प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पे यू बहुवचन है, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट प्ले बेल, और शेष वाक्य इसी प्रकार हमसे लिख देंगे या इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। देखते हैं नंबर 3 पे, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कॉमा ही विल नॉट गेट 4 मार्क्स। तो यहाँ पे लिख रहा है गुड, लिख रहा है यहाँ पे गुड मार्क्स। तो यहाँ पे देखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता, हमें सिर्फ ये जानना है कि अनलेस का प्रयोग कहाँ करना है और इफ का प्रयोग कहाँ करना है तथा नॉट कहाँ लगाना है। यहाँ पे वाक्य का कोई मीनिंग जान के कोई वो नहीं करना है कि हमें इसका मीनिंग आना ही चाहिए, अधिकतर नहीं आता। जैसे कि अनलेस ही, तो अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग कर दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है कि यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस है, यहाँ पे डू और डज प्रयोग की जाएंगी। तो यहाँ पे वर्क्स लिख रहा है और यहाँ पे एक वचन है, तो यहाँ पे डज हो गई। तो ही डज नॉट वर्क हार्ड, कॉमा ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे शेष वाक्य यहाँ पे लिख दिया। तो देखते हैं नंबर 3 पे क्या दिया है। अब करेंगे इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग। ठंड बहुत है। इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग, यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करना है। तो यदि वाक्य में इफ लिखा है तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं तथा इफ वाले वाक्य का नॉट हटा दिया जाता है एवं शेष वाक्य लिख दिया जाता है। उसका जस्ट उल्टा करना है। वहाँ पे अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग करते थे तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे। अब यहाँ पे इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करना है तथा इसका नॉट हटा देना है। तो देखते हैं किस प्रकार। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दिया है, यू विल नहीं, सॉरी यू नहीं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट सक्सेस। तो यहाँ पे इफ के स्थान पे क्या करना है, अनलेस का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग कर दिया मैंने यहाँ पे। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हटाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डू नॉट, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पे यू वर्क हार्ड, डू नॉट, क्योंकि जब नॉट हटता है तो हेल्पिंग वर्ब भी हट जाती है। प्रेजेंट सिंपल में होता है और पास्ट सिंपल में होता है ऐसा। और इसके बाद शेष वाक्य लिख देंगे। नंबर 2 पे देखते हैं, इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, कॉमा यू विल नॉट कैच द ट्रेन। देखते हैं इफ़ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करेंगे, अनलेस का प्रयोग कर दिया और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हटा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट, इसी को हटा देंगे और ये बन जाएगा यू रन फास्ट, यू रन फास्ट, क्योंकि ये पास्ट सिंपल भी नहीं, पास्ट सिंपल नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज है इसलिए, नहीं सॉरी डू है इसलिए। और इसके बाद शेष वाक्य लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं नंबर 3, यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है, इफ़ ही डिड नॉट गो टू गुना, कॉमा ही विल नॉट गेट जॉब्स। अब यहाँ पे आंसर किस प्रकार करेंगे, इफ़ के स्थान पे अनलेस करेंगे। मैंने ये इफ रखा है, इसके स्थान पे मैंने ये अनलेस कर दिया, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है लेकिन ये अनलेस है, अनलेस कर दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हटा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हटा देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लग रहा है, यानी कि ये पास्ट सिंपल है। तो यदि पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। फिर जब अपने इसको नेगेटिव से सिंपल में लाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म में रख दिया मैंने बेंट, क्योंकि गो बेंट गॉन, ही बेंट टू गुना, टू गुना भी आ गई। इसके बाद शेष वाक्य लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि यदि इफ वाले वाक्य नॉट ना दिया गया हो तो इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर दूसरा वाक्य लिख दिया जाता है। एक बार और पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया हो यदि आपको। यदि इफ वाले वाक्य में, यदि इफ वाक्य में नॉट ना दिया हो, यदि इस नॉट ना दिया हो इफ वाले वाक्य में, तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर दूसरा वाक्य लिख दिया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार। यहाँ पे दिया है, इफ़ यू ईट टू मच, कॉमा यू विल फॉल इल। तो इसे सबसे पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा। रूल्स क्या कह रहा है,
यदि इफ वाले वाक्य में नॉट न दिया हो तो इसमें नॉट नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं। इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करते हैं। हमने इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग यहाँ पे कर दिया। तथा दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। दूसरे वाक्य में लगाना है क्योंकि ये कॉमा के बाद दूसरा वाक्य यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाक्य क्या है, यू विल फॉल इल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो बिल के बाद नॉट यहाँ पे आ जाएगा। नॉट यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो ये हो गया। देखते हैं चार में 2 रूल्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे दिया है यदि दोनों वाक्य सिंपल या दोनों ही वाक्य नेगेटिव हों तो इफ का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि दोनों वाक्य सिंपल हैं। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सिंपल हो गए दोनों वाक्य, और दोनों ही वाक्य कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिए। नंबर 1 और नंबर 2 पढ़ लेते हैं। यदि एक वाक्य सिंपल तथा एक वाक्य नेगेटिव हो तो अनलेस का प्रयोग करते हैं। यदि एक वाक्य कैसा हो, सिंपल, तथा एक वाक्य कैसा हो, नेगेटिव, तो किसका प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे 3 रूल्स हो गए। यदि दोनों ही वाक्य सिंपल हों तो भी इफ का प्रयोग करते हैं, और दोनों ही वाक्य नेगेटिव हों तो इफ का प्रयोग करते हैं। यदि एक वाक्य सिंपल तथा एक वाक्य नेगेटिव हो तो अनलेस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो देखते हैं। यहाँ पे दिया है खालिस्तान यू ईट टू मच, यू विल फॉल इल। तो यहाँ पे 2 वाक्य कौन कौन से हैं, खालिस्तान के बाद लिख रहा है यू ईट टू मच, एक वाक्य ये हो गया, और यू विल फॉल इल एक वाक्य ये हो गया। तो यहाँ पे 2 वाक्य हुआ है। यदि दोनों ही वाक्य सिंपल या दोनों ही वाक्य नेगेटिव हों तो यहाँ पे दोनों ही वाक्य सिंपल हैं। कहीं भी नोट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे यू ईट टू मच नोट नहीं है, यू विल फॉल इट नोट नहीं है, तो हम यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 देखते हैं। यू डू नॉट प्ले वेल, नॉट आ गया। अब देखते हैं दूसरा वाक्य क्या कहता है। तो दूसरा वाक्य प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है यू कैन नॉट विन द मैच, यहाँ पे भी नोट आ गया है। तो दोनों ही वाक्य नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे भी नोट है पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में यहाँ पे भी नोट है। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अनलेस का। अब लिख रहा है यहाँ पे यदि एक वाक्य सिंपल या एक वाक्य नेगेटिव हो तो अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं। यहाँ पे खालिस्तान दिया है यू वर्क्स हार्ड, यहाँ से दूसरा वाक्य प्रारंभ हो गया। यहाँ पे लिख रहा है यू विल नॉट सक्सेस। तो यहाँ पे एक वाक्य सिंपल है, नॉट नहीं दिया, यू विल नॉट सक्सेस नॉट दिया है, तो अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगे, हमारी वीडियो में कमेंट करें तथा बताएं कि आपको किस प्रकार का कंटेंट यहाँ पर चाहिए। हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर भी लेके आएंगे अच्छे से, जैसे कि अभी निबंध, एप्लीकेशन और रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल की वीडियो मैं अभी यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, आप हमारे चैनल MB टीच को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं।